कुछ वर्ब्स हैं हमारे पास, जैसे हम्म, ये वाली लिखवा देते हैं, जैसे कट है, पुट है, बैट है, बिड है, बस्ट है, लेट है, रिड है, क्विट है, हर्ट है, सेट है, और सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट है। ठीक है, कास्ट से पहले देख लो कोस्ट, कोस्ट कास्ट, ओवरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और क्या लिखवा दें, और बस इतना ही फिलहाल मेरे दिमाग में आ रही है, ये वो ईटीसी। ये कुछ वर्ब्स हैं ऐसी जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या रहती है, सेम रहती है। आईएनजी फॉर्म में तो आईएनजी लगा लो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनकी सेम रहती है। अब आप कहोगे साहब आपने क्यों लिखवा दी, अरे कई बार सवाल आता है, आपको पता नहीं, आपको पता है कि भाई कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, आपको पता है ना। जैसे इन तीनों पे सवाल बढ़ाता है, ओवरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। जब इनको लिखते हैं ना ओवरकास्टेड, टेलीकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, तो सुनने में बड़ा सही लगता है ब्रॉडकास्टेड, यार प्रॉपर शब्द लग रहा है सुनने में, अरे ब्रॉडकास्टेड, ही ब्रॉडकास्टेड द न्यूज। तो सुनने में सही लगता है, लेकिन जनरली होता ऐसा है कि इनके साथ कुछ नहीं लगता, ईडी पीडी कुछ नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होगी, है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये कुछ वर्ब्स मैंने आपको बताई जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम होती है, एक तो रही ये बात। तो ये तो मैंने कॉमन आपको बता दिया, लेकिन यहाँ से कुछ एक्सेप्शन भी निकलते हैं, कुछ चीजें ऐसी निकलेंगी जहाँ से आपको सीखने के लिए काफी मिलेगा, कुछ एक्सेप्शन ऐसे निकलेंगे, है ना। जैसे सबसे पहले हम बिड की बात करें, इसकी हम बात करें, सबसे पहले हम बिड की बात करेंगे। बिड की दो तरीके से फॉर्म बनती है, तो अलग अलग मीनिंग बनते हैं, ठीक है। तो जरा मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर जरा एक मिनट को मेंशन कर लूँ। चलो 1 2 3 4 से पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले बिड के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, बिड बिड बिड, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि बिड का मतलब होता है बोली लगाना, ठीक है साहब। लेकिन बिड, बिड, बिडन भी होती है, ठीक है साहब। बिड बिडन होता है टू से समथिंग, टू से समथिंग, कुछ कहना। जैसे आई बेड हिम बाय, है ना, तो तुमने क्या कहा उसको, तुमने उसको बाय कह दिया। आई बेड हिम गुड बाय, ठीक है, तो तुमने उसको गुड बाय बोल दिया। तो कुछ कहने के लिए अगर मीनिंग है तो बिड बिड बिडन है, ये अपना पहला शब्द है। बिड 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 मतलब है बोली लगाने से। अब तुम्हें देखना पड़ेगा किस प्रकार की बात हुई है, रट के चलेगा बिड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, गड़बड़ हो जाएगी। इस दोनों को, मतलब दोनों पेयर को ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग पेयर है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। देखो जरा, अब मैं तुम्हें सेंटेंस दे देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि दे हैव, जैसे अब हम चल रहे हैं ना कि मैंने बिट पढ़ा दिया, बिट से रिलेटेड कंफ्यूजिंग चीज पढ़ा दी, फिर दो चार एग्जांपल दे दिए। सेम मैं ऐसे ही चलूंगा हर एक वर्ब के लिए, जो काम काम की वर्ब है, जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, मैं सेम तरीके से चलूंगा, आपको बहुत मजा आएगा कि हाँ एग्जांपल आपको हाथों हाथ मिल रहे हैं, रटने का कुछ नहीं है, हाथों हाथ एग्जांपल, हाथों हाथ उस चीज को हम देख के चल रहे हैं कि हाँ ठीक है। तो एग्जांपल से करोगे तो काफी चीजें याद भी रहेंगी। अब जैसे हालांकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो रटनी पड़ेंगे यार, किसकी फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है। और द गुड थिंग इसकी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, है ना, बचपन में, इन द सेंस आपने 11th 10th 12th में जहां भी आपने पढ़ी है इंग्लिश, वहाँ पे पड़ी होंगी। बस मैं, मेरा काम है बस आपको डिफरेंशिएट करके वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर देनी जो एग्जाम्स के लिहाज से ज़रूरी है ना। तो बस यही है। तो मैं पहले वर्ब बता दूंगा क्या है, डिफरेंस क्या है, उसके बाद फिर हम सेंटेंस कर लेंगे दो चार, आपको मजा आ जाएगा। जैसे दो सेंटेंस देखो, मैंने दो सेंटेंस देखे, ज़्यादा नहीं। दे हैव बिडन हिम फेयर, दे हैव बिडन हिज फेयरवेल, नहीं लिखना चाहिए था, आएगा तो हम, ठीक है, कि भाई उन लोगों ने उसको क्या बेसिकली फेयरवेल उसको कर दिया, बाय कर दिया उसको एक तरीके से, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बोली लगेगी फेयरवेल किया, उसको फेयरवेल करा गया, उसको बोला गया टू से समथिंग, है ना। यहाँ पे मीनिंग देखो, बिडन का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा सोचो। उसको उसको फेयरवेल दे दी, मतलब उसको भेज दिया, किसी किसी को फेयरवेल दे दी, है ना। तो उसको फेयरवेल देना कि फेयरवेल देने का मतलब बोली लगाने से नहीं है, फेयरवेल देने का मतलब है टू से समथिंग से। तो यहाँ पर बिड का मतलब किससे है, टू से समथिंग। और मैंने कहा जब जब टू से समथिंग से मीनिंग निकलेगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होगी बिड बिड बिडन, है ना। तो इस हिसाब से बिडन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वहीं अगला सेंटेंस, दे हैव बिडन हाईएस्ट अमाउंट, उन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट की क्या लगाई, सबसे ज्यादा अमाउंट को कहा या सबसे ज्यादा अमाउंट की बोली लगाई। अगर पैसों की बात चल रही है तो पैसों के लिए बोली ही यूज होगा, है ना। और अगर बोली ही यूज होगा तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बिड का ही यूज करेंगे। बिड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब है बोली लगाना, ठीक है साहब। ये तुम्हें दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये दोनों बातें हो जाने के बाद मैंने तुम्हें अभी ब्रॉडकास्ट वाली बात बताई थी ना, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट वाली बात जो मैंने तुम्हें बताई थी, उस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट जो मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा उस बारे में देख लेते हैं कि एग्जाम का सेंटेंस है। जैसे देखें, द न्यूज वॉज टेलीकास्टेड ऑन ऑल द चैनल्स। अब देख लो, द न्यूज वॉज टेलीकास्टेड ऑन ऑल द चैनल्स। अब तुमने टेलीकास्टेड लिख दिया, तुम्हें लिखना भी सही लग रहा है, क्योंकि एक चीज पता तुम्हें होनी चाहिए कि एमआर वॉजवर के साथ, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ क्या, कहीं भी इज एम आर वॉजवर आया तो बच्चे इसके साथ या तो एनजी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूस टेंस होगा, या थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस होगा, एडजेक्टिव होगा लास्ट में रखा हुआ पास्ट पार्टिसिपल। या चलो वो छोड़ो कि क्या होगा क्या नहीं, एक चीज ध्यान रखो, इस हमारे वर्ब के साथ या तो एनजी फॉर्म आ सकती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं लिख सकते तुम, समझे नहीं। तो इस हमारे वर्ब के साथ एडी लिखी है, मतलब यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। मैंने कहा तो थर्ड फॉर्म आती है, एनजी फॉर्म आती है, बोले सर ठीक है थर्ड फॉर्म आई है, लेकिन थर्ड फॉर्म टेलीकास्टेड होती तो नहीं है, तो इसको काटो, क्या लिखोगे, टेलीकास्ट। क्या लिखोगे इसको, टेलीकास्ट लिखोगे। ठीक है, ये अपना एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, बाकी एक जैसे मैं आपसे कहूँ कि इफ इट if it had costed me 500 rupees, I would not have bought it। अगर मुझे ये 500 का पड़ा होता तो मैंने इसको कभी बेसिकली, मतलब अगर ये 500 का ना पड़ा होता तो मैंने इसको कभी नहीं खरीदा होता, तुम ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, 500 का पड़ गया इसलिए खरीद लिया। ठीक है, अब देखो, कॉस्ट मैंने बताया, कॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होती है, तो कॉस्टेड नहीं किसका यूज करेंगे, कॉस्ट का। तुम्हें पता है हैज या हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। नहीं पता हो तो ये वाली बात मैं साइड में लिख देता हूँ, कहीं भी हैज हैव हेड मिल जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएंगी, थर्ड फॉर्म आएंगी, ये बात ध्यान रखने की। देखो कई बार होता है ना, इसके साथ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो मैं बता के चलूंगा, हालांकि ये टेंस रिलेटेड बात है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए यार, इतनी बेसिक बेसिक चीजें तो हमें क्लियर होनी ही चाहिए। वी कैन नॉट डू, वी कैन नॉट टेक द रिस्क कि हाँ ये बात टेंस में ही लाके पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीजें तो हाथों हाथ सब जगह चलती रहेंगी। जैसे मैंने आपको धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए पेजेस, क्या, ये एडवर्ब ये है ना, एडजेक्टिव ये है, एडजेक्टिव का काम ये है, एडवर्ब का काम ये है, क्योंकि अगर इफ वी आर मेकिंग एनी सेंटेंस, इफ वी आर टेकिंग एनी सेंटेंस एज एन एग्जांपल, तो इन दैट केस वी कैन इजीली से कि भाई हमें सेंटेंस में सब कुछ होगा ना, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एवरीथिंग वुड बी देयर। तो इन दैट सिनेरियो वी हैव टू टेक बेसिक नॉलेज एटलीस्ट फॉर एवरी चैप्टर, यू कैन से। ठीक है, ये कहानी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आ गया कॉस्ट आ गया, टेलीकास्ट आ गया, इसके अलावा मैं क्या करवा सकता हूँ, हाँ मतलब बेसिक तो मैंने ये करा दिया, ये मैंने 3 बात बता दी आपको। ठीक है, कास्ट बता दिया, पोस्ट का एग्जाम्पल हो गया, तीनों एक जैसे ही है, ओवरकास्ट टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट, तीनों से कुछ भी मिल जाए, हालांकि इनमें डिफरेंस होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो ज़्यादा जरूरी है। बिड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना, इतनी ज़्यादा पूछी जाती है, इतनी ज़्यादा पूछी जाती है, हद से ज़्यादा, समझे नहीं, हद से ज़्यादा आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लिखना है वो लिख लो, मजा आएगा भाई। देखो, ले लेड लेड, फोर्थ भी लिख देता हूँ, चलो ले, फिर मैं कहता हूँ लाए ले लेन, फिल इन द ब्लैंक आते हैं इसके बहुत सारे, लाए ले लेन, और ये आएगा लाइन। तो देखो, लाए लाइड लाइड लाइन, ले लेड लेड लेन। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले ले का मतलब है, मतलब मीनिंग तो इसका ये लेके चलेंगे, थर्ड फॉर्म का नहीं, इस वाले ले का मतलब है रखने से, इससे मीनिंग है रखना। चलो मैं इधर ही लिखता हूँ, इस वाले ले का मतलब किससे है, रखने से। लाए ले लेन, इसका मतलब किससे है, किसी चीज का पड़ा होना, है ना, पड़ा होना, या किसी चीज का लेटा होना। ठीक है, उसके अलावा लाई लाइट लाइट की बात करूं तो लाई का मतलब झूठ बोलने से होता है, आपको पता ही होगा। 3 शब्द हैं। अब कंफ्यूजन क्या है, अब मैं आपको बेसिकली ये, अब मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा, देखो कंफ्यूजन यहाँ है, उससे ध्यान से देखो। अगर मैं 1 मिनट के लिए सर्कल हटा दूं, तो अगर मैं कॉमन कॉमन तो सर्कल करता हूँ, देखना लाई सॉरी ले और ले सेम दिख रहा है, जल्दी बताओ सेम दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, फिर से देखना। हम्म, और क्या, देखो ये लाई और ये लाई सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अब कहीं तुम्हें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, कहीं तुम्हें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो सेकंड फॉर्म कौन सी की चाहिए, किसका मीनिंग चाहिए, किसका मीनिंग चाहिए, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, देखो। ठीक है, यहाँ तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा,
तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन चीज़ों में कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि देखने में सबके सब सेम है। यहाँ देख लो, ये सेम है, एक काम करो मैं सर्कल का कलर चेंज कर देता हूँ, ये सेम है और ये सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। और ये दोनों तो हैं, जैसे लेड, लेड सेम है, लाइड, लाइड सेम है ना। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं, तीन के तीन शब्द ऐसे हैं जिनका जिनकी कंफ्यूजिंग फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। वो एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको वो चीज़ पता हो जो वो पूछना चाह रहा है कंफ्यूजन के रूप में वर्ब का। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। देखो मैं इसको भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से ही दूर करता हूँ, इस समस्या को भी, समझ रहे हो। हालांकि तुम हिंदी मीनिंग से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं हिंदी मीनिंग से ही बताऊंगा, सॉरी, मैं हिंदी मीनिंग से ही बताऊंगा, लेकिन सॉल्व मैं जब करवाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के तौर से ही लेके चलूँ। अगर तुम समझदार हो तो मुझे बताओ, अगर मैंने कहा किसी चीज़ का मतलब है रखना, अगर किसी चीज़ का मतलब है रखना, रखने का मतलब किससे है, रखने का मतलब है आपने कोई चीज़ अपने हाथ से रखी, आपने एक्शन किया, आपने कोई चीज़ रखी, मैंने कहा मैंने रखा, मैंने पूछा क्या रखा, बोले मेरे पास, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैंने फ़ोन रखा, तो मेरे हाथ में पेन था, मैंने पेन रखा, तो क्या रखा, बोले जी पेन रख दिया, मेरे हाथ में मैंगो था, मैंगो रख दिया, फ़ोन था, फ़ोन रख दिया। तो ये जो रखने वाली बात आप कहना चाह रहे हैं ना, रखना किसी चीज़ को, इस रखने का मतलब किससे है, इस रखने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब से है, एक्शन किया गया है तुम्हारे द्वारा और सामने ट्रांसफर भी हुआ है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट तब आता है जब तुमने कोई एक्शन कैरी फॉरवर्ड कर दिया किसी दूसरी चीज को, मैंने फोन रख दिया टेबल पे, तो तुम्हारे द्वारा एक काम किया जा चुका है ना, क्या रखा है, फोन रखा है, तो आपने अपना एक्शन ट्रांसफर कर दिया, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है और साथ में क्या भी लेगी, ऑब्जेक्ट भी लेगी। तो मैं आपसे कहूँ कि भाई जो ले है ये कैसी वर्ब है, जो ले है ये कैसी वर्ब है, आप कहेंगे सर ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको ट्रांजिटिव के तरीके से ही डील करा जाए। ट्रांजिटिव के तरीके से डील करा जाएगा मतलब अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। समझदार को इशारा काफी। किसी चीज का पड़ा होना, लेटा होना, कोई चीज पड़ी है, कोई चीज लेटी है ना। मैंने कहा यार मेरे पास एक पेन है, वो कहाँ पड़ा है, बेड पे पड़ा है, पेन कहाँ पड़ा है, बेड पे पड़ा है, उठा के देना जरा। पेन कहाँ पड़ा है, बेड पे पड़ा है, पेन का पड़ा होना स्टेट है, एक्शन नहीं। मैंने कहा उठा के देना, तुम्हारा मुझे उठा के देना क्या है, एक्शन है। पेन कहाँ पड़ा है, बेड पे पड़ा है, उठा के टेबल पे रख दो। पेन का बेड पे पड़ा होना क्या है, स्टेट है, लेकिन तुम उसे उठा के बेड पे रखोगे, ये क्या है, जो तुम उसे उठा के बेड पे रखोगे ये आपका एक्शन है। तो रखना एक्शन है, पड़ा होना लेटा होना क्या है, स्टेट है। और अगर ये स्टेट है तो आप ये मान सकते हैं कि ये इसमें एक्शन मतलब जो पड़े होना लेटे होना है, इसको आप ट्रांजिटिव ना मान के कैसा मानेंगे, इंट्रांजिटिव मानेंगे, ठीक है नहीं। कैसी वो मानेंगे इसको, इंट्रांजिटिव वो मानेंगे, पड़ा होना लेटा होना इस काइंड ऑफ अ थिंग की जिसमें आप ये नहीं कह सकते ये कोई काम हुआ है और कोई खास काम हुआ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगी, कैसी होगी, इंट्रांजिटिव होगी। एक्शन ट्रांसफर हो जाता है तभी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इतनी 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 समझ में तुम्हें दे चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, लाई होता है झूठ बोलना, है ना। लाई क्या होता है, झूठ बोलना, झूठ बोलना भी ट्रांजिटिव होता है। झूठ बोलना कैसी वर्ब होती है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है ना। ही लाइक टू, लाइक के साथ जनरली टू ही आता है और ये इंट्रांजिटिव की तरीके से ही यूज होती है। हालांकि आपको कई बार लगेगा इसका मीनिंग निकाल के कि ये ट्रांजिटिव वाला भाव रख रही है, लेकिन याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा इसके लिए ना, क्या कि जो लाई होता है झूठ बोलने वाला, ये हमेशा कैसा होता है, इंट्रांजिटिव होता है। और दूसरी बात, जो झूठ बोलने वाली बात है ना, इसमें तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं, पूछो कैसे। जब तुम सेंटेंस पढ़ोगे तो दिक्कत होगी किसी चीज के किसी चीज को रखने में या पड़े होने में, दोनों लगभग सेम सेम ही नहीं है, लेकिन झूठ बोलना तो सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा कि झूठ बोलने की बात चल रही है। और झूठ बोलने की बात चल रही है तो लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलने की बात है तो क्लियर है, फिर तो कोई दिक्कत आनी नहीं, ठीक है, ये हो गई कहानी। अब एग्जाम्पल्स की कुछ बात कर लेते हैं, तभी मुझे लगता है हम चीजें क्लियर कर पाएंगे, तभी हम बेहतर से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या सेंटेंसेस कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। देखो जरा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मजा आएगा। तो मैं कहता हूँ द मैन, पहला सेंटेंस, ऑप्शन तुम्हारे सामने ही ऊपर लिखे हैं, ये तुम्हारे 12 के 12 ऑप्शन ही हैं, अपने हिसाब से जो मन करे भर दो।
देखो 4 नंबर के लिए ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन देने के पीछे रीजन है, मैं तुम्हें थोड़ा एक्टिव पैसे दिखाना सिखाना चाह रहा हूँ उसमें, एक्टिव और पैसिव वाला कॉन्सेप्ट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से रिलेट करके, इसलिए मैंने ऑप्शन दी। बिना ऑप्शन के तुम्हें थोड़ा ऐसा लगता है शायद वो ऊपर से जाएगी बात। और क्या दे दूँ? 4 ऑप्शन मैंने दे दिए। 5वां नंबर देखिए। भाई इतना खर्चा पूछा था ना, मतलब तुम अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़े हो पहले, कहीं तुमने कोशिश करी है पढ़ने की, भाई इतना पूछा था पेपर में हाथ से ज्यादा। इतनी बातें सीखने के लिए मिलेंगी, मैं बताऊं तुम ना, जो कॉमन चीजें हैं उनका अगर तुम्हें नहीं पता है तो उनको लिख लिया करो कि ऐसे नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या आईएनजी फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, कोई और फॉर्म नहीं आएगी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए यूनिक है तो भाई पॉइंट करके लिख लो। हमें सबको पता थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन केवल थर्ड फॉर्म आती है ये अपने आप में हो सकता है कि आपके लिए नहीं हो बात। अब आपको आता हो तो बढ़िया यार, जिसको नहीं आ रहा, जिसको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए थोड़ा बेसिक है, इसको नोट डाउन करो भाई। ये जो बेसिक चीजें हैं, जितना जितना ज्यादा मैं ब्रीफ में आपको दे दे रहा हूँ, ये नहीं मिलेंगी भाई जनरली। चलो खैर, अपनी तारीफ बाद में। चलो 5 ही बहुत है, 5 सेंटेंस जरा देखना, एक बार करना सॉल्व, क्या लग रहा है? ये 5 परफेक्ट सेंटेंसेस हैं इतने इतनी बात को बताने के लिए। 5 सेंटेंसेस मोर देन इनफ है। इसमें मैंने जितनी बातें डाली जा सकती हैं सब डाल दी हैं, समझे? जितनी समझ के लिए चीजें जरूरी हैं सब इसमें पड़ी हुई हैं, मजा आ जाएगा अगर आप 5 के 5 सॉल्व कर लो। ये क्लैपिंग हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। देखो मैं सॉल्व कराता हूँ, तुम अगर अटेम्प्ट करना चाहो पहले अपने एंड से तो पॉज कर लेना, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं भाई। वर्ब तो हमारे सामने लिखी होनी चाहिए तभी तो मजा आएगा। ये हमारे सामने ऑप्शन रखे हैं, द मैन, द बैग डाउन एंड ऑन द ग्राउंड। द मैन, द बैग डाउन। एक बात बताओ, मैंने तुमसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में बताया? बिल्कुल बताया। ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के तरीके से भी काम करती है, मतलब ये हिंदी के अलावा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के तरीके से भी काम कर सकता है। मीनिंग के हिसाब से हमने ये पता कर लिया कि ये ट्रांजिटिव है या कैसा है, इंट्रांजिटिव है। देखो झूठ बोलने वाला मैंने कोई सेंटेंस इसमें नहीं रखा फिलहाल के लिए, मैं आपको बताऊं, है ना। तो मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ। मैंने फिलहाल 2 चीज़ रखी हैं आपके सामने, ज़्यादा कुछ नहीं रखा, या मैंने 2 सेंटेंस रखे। झूठ बोलने का क्लियर हो जाएगा यार, ही जैसे मैं कहता हूँ कि ही लाइड टू मी, ठीक है। ही लाइड टू मी फॉर यू, कि उसने मुझसे झूठ बोला तुम्हारे लिए, मान लिया, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म में लाइड आ गया, ये सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया। ही जनरली लाइज, वो जनरली झूठ बोलता है, ठीक है नहीं। ही वाज लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, वो अपनी मम्मी के सामने झूठ बोल रहा था, ठीक है। तो लाई वाली बात में कंडीशन में पता चल जाएगा साफ साफ, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन यही 2 जगह होगा, है ना, रखने में, पड़े होने में, लेटे होने में, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो, द मैन द बैग डाउन। एक आदमी ने द बैग डाउन, एक बैग को क्या कर दिया, डाउन का मतलब नीचे से, तो आदमी ने, एक एक आदमी ने क्या करा होगा, द बैग डाउन। अब तुम मीनिंग से देखो, एक आदमी ने बैग रखा होगा नीचे, ठीक है। एंड ऑन द ग्राउंड, और ऑन द ग्राउंड क्या, ग्राउंड पर क्या, ग्राउंड पर लेट गया, ग्राउंड पर पड़ा होना, ग्राउंड पर रखना। एक आदमी ने बैग को ग्राउंड पर रखा, बैग को नीचे रखा, और उसके बाद वो जमीन पे लेट गया, है ना। सब्जेक्ट कौन ही है, मैन ही है। तो मैन ऑन द ग्राउंड, आदमी कहाँ, आदमी जमीन पे। आदमी जमीन पे क्या होगा, आदमी जमीन पे लेट गया होगा। तो कॉन्टेक्स्ट देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा हिंदी के हिसाब से, वरना हिंदी हिंदी से काम चलता नहीं भाई, अंग्रेजी है, ठीक है नहीं, समझे। इंग्लिश का कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश से लेके चलो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं है, सच बता दे रहा हूँ। इनको ध्यान से जरा, कैसे जरा देखो भाई, यहाँ जो भी वर्ब आएगी, ये तो तुम्हें पता होगा कि वर्ब के बाद क्या रखा है, द बैग रखा है। आर्टिकल दा लगा है मतलब ये नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, और नाउन है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्ब के बाद रखा है तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, बता चुका हूँ। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद आया तो वर्ब के बाद क्या ही आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो इसका मतलब बैग ऑब्जेक्ट है। अगर बैग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब आनी चाहिए कौन सी, इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव, भाई ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए तो ट्रांजिटिव वर्ब में मेरे पास 3 ऑप्शन है, ले, लेड, लेड, ले, लेड, लेड। या मैं कहूँ यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। 3 ऑप्शन मेरे पास है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में
कभी भी अकेला अकेली यूज नहीं। देखो इसे हिंदी में लिखना पड़ रहा है, इसे तुम बिल्कुल समझ जाओ, परफेक्ट बैठ जाए तुम्हारे दिमाग में। एक बार मैं ये लिख ध्यान रखना, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में कभी भी अकेली यूज नहीं होती, है ना। उसके साथ क्या जरूर आता है, हेल्पिंग वर्ब। लिख देता हूँ, ऑलवेज विद हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म अगर कहीं आई है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई होगी, हैज हैव हेड आया होगा, इज एम आर वॉज वर आया होगा, कुछ ना कुछ जरूर आया होगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता ही कुछ ना आए। तो अगर तुम ये बात समझ गए, अगर तुम ये बात समझ गए तो तुम्हें ये बात ही समझ आ गई, थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट आनी चाहिए सेकंड आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म दिखाती है फ्रीक्वेंसी को, कि वो कोई काम रोज होता है, आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर जाता हूँ। तो आदमी रोज बैग नीचे रखता है और जमीन पे लेट जाता है? जनरली ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, है ना, कि रोज बैग रख रहा है और रोज जमीन पे लेट रहा है, नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी ने बैग नीचे रखा और वो जमीन पे लेट गया, तो ये एक बार का एक्शन है, सिंगल एक्शन, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी। आएगी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म आएगी, अच्छा चलो फोर्थ फॉर्म भी ऑप्शन में देते हैं, फिलहाल मैंने कहा बची सेकंड फॉर्म, बची फोर्थ फॉर्म, है ना। सेम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ, वर्ब की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में कभी अकेले नहीं आते, हमेशा इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। सेम केस गोज विद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ भी सेम केस है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, उसके साथ भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, कभी भी आईएनजी फॉर्म अकेली नहीं आएगी, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लाएगी। ये अगर आपको लग रहा है नई चीज है, लिख लेना कहीं कॉपी में ध्यान से। तो फोर्थ फॉर्म भी नहीं आएगी बच्चे, बची कौन सी, सेकंड फॉर्म। और अगर सेकंड फॉर्म बची है, सेकंड फॉर्म किसकी चाहिए, ट्रांजिटिव की, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है। और अगर ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए तो ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म है कौन, बोले सर ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म है लेड, आ गया आंसर। द मैन लेड द बैग डाउन, आदमी ने बैग नीचे रखा, एंड ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ लेट गया, बोले जी जमीन पर लेट गया। अगर वो जमीन पर लेट गया, है ना, तो आपको लग रहा है जमीन पर लेटा, लेकिन सारी बात छोड़ो, यहाँ देखो यहाँ वर्ब रखी है। बोले सर इसका सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट कॉमन है, मैन, मैन सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले क्या रखा है, तो सब्जेक्ट रखा है मैन, कॉमन सब्जेक्ट है मैन। लेकिन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इन्होंने लिख के दिया ऑन, ऑन हो गई प्रपोजिशन, द ग्राउंड हो गया उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है साहब। ऑन प्रपोजिशन, द ग्राउंड उसका ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन कैसा उसका ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट है तो सही, लेकिन है किसका, प्रपोजिशन का। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव। वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव। शुरुआत में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन सेकंड फॉर्म किसकी आएगी, इंट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है, ले होती है। तो आंसर क्या आएगा, ले आएगा। अब तुम हिंदी से लगा लो, तुम्हें क्या आंसर लगाया होगा सोचो। द मैन लेट द बैग डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड, आदमी ने बैग नीचे रखा और वो जमीन पे लेट गया। दो बातें हो गई, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट देखो, अब देखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यहाँ डायरेक्ट हम वर्ब रखा है, क्या रखना है, डायरेक्ट हम, यहाँ डायरेक्ट हम वर्ब रखा है। शुरू में सब्जेक्ट नहीं है, शुरू में सब्जेक्ट नहीं है। और सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट कब नहीं होता, सोच के बताओ। सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट कब नहीं होता, सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट कब नहीं होता, जब सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू नहीं होता, है ना, यूज जो है होता है, लेकिन वो हिडन होता है, ये हम लिखते नहीं है। हम अंडरस्टूड मान के चलते हैं कि हमने जब बात कही है प्रेजेंट में सामने वाले से, तो वो प्रेजेंट है ही, तो वी डोंट नीड टू मेंशन द सब्जेक्ट की यू आपको लिखना ही है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरली यू लिखते नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जनरली सभी सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में यू देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर डायरेक्ट सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब सब्जेक्ट तो है नहीं। और मुझे ये भी समझना है, डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कम हेयर, गो देयर, ओपन द गेट, ओपन द विंडो, है ना, सिट डाउन, स्टैंड अप, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की एक ही फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, समझ रहे हो। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई और वर्ब तो आती नहीं है। तो मुझे ये बात पता चल गई कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो दिया नहीं, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इंपेरेटिव होगा, इंपेरेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, तुरंत बाद में लिखा है द गन, गन होता है नाउन, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा है, मुझे पता चल गया वर्ब चाहिए और साथ में कैसी चाहिए, ऑब्जेक्ट रखा ही है, मतलब ट्रांजिटिव चाहिए, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म कौन है, ले, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है, ले। हाँ, तो ले द गन डाउन, क्या बंदूक को नीचे रखो, एंड ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे लेट जाओ। अब लेट जाने के लिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब पता कर लो ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ऑन प्रपोजिशन है, द ग्राउंड उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आया तो है लेकिन है प्रपोजिशन का, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है नहीं, मतलब वर्ब कैसी होगी, इंट्रांजिटिव होगी। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म कौन होती है, लाई होती है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया लाई। आंसर क्या हो गया, लाई हो गया। समझने वाले लॉजिकली इतना बढ़िया समझ सकते हैं। और जिसको लग रहा होगा मुझे तो बड़ी आफत आ रही है, मुझे तो ये नहीं आता, भाई मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, समझे। लॉजिकल अगर तुम्हें समझना है ना ये चीज, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम एक बार तरीके से मेहनत एक बार कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें दोबारा कभी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम्हें दोबारा एक बार देखना पड़ जाएगा कि हाँ ऐसा होगा। अरे दिमाग में चलना चाहिए, एक बार क्वेश्चन देखो ना तो कैलकुलेशन ऐसे चलनी चाहिए मैथ्स की तरह, ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, ऐसा है तो ऐसा, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा, ये आंसर, समझे। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार मेरे साथ, मैं थोड़ा लॉजिकल चलता हूँ। अब रटने वाले के लिए तो भाई ऐसा है, रटने वाले का तो कभी बेड़ा पार हो नहीं सकता, मैं तुम्हें बता दूं। तुक्का लग जाए बात हो रहा है, लेकिन आजकल के कंपटीशन में तुक्का लगता नहीं है, परफेक्शन चाहिए होता है। और उसी लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे 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 ही चीज होगी, ठीक है। मतलब लॉजिक इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, जिससे आप परफेक्ट हो जाए। नंबर 3 देखो, आई शैल गो होम, कि मैं घर जाऊंगा, और
फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए क्या, मैं घर जाऊंगा, कुछ देर के लिए रखूंगा, कुछ देर के लिए लेटूंगा। सोच के देखो, मैं घर जाऊंगा, कुछ देर के लिए लेटूंगा, लेटने की बात चल रही है ना। और लेटने की बात चल रही है तो आपके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? बोले सर मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेटने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है? लाई आती है। ये तो हो गया हिंदी मीनिंग, माना मुझे हिंदी मीनिंग की बात ही नहीं करनी। यहाँ वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, पता कर लो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। फोर प्रोपोजिशन है, अब वाइल उसका ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है तो सही, लेकिन किसका है? प्रोपोजिशन का। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है नहीं, मतलब कैसी वर्ब आएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी और उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म देख लो, ये रहा इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? लाई होगी। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? लाई होगी। ठीक है, ये रही बात। नंबर 4 देखो, ठीक है, एक सेकंड रखना भाई। कोई था आगे पे, सुनो। तो ये रही बात, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखो, ही इन द ट्रैप विच बाय द पुलिस, ही इन द ट्रैप विच बाय द पुलिस। अब देखो ऑप्शन दे दिए 4। अगर तुम समझदार होंगे तो तुम एक चीज देख पाओगे, पूछो क्या? बाय द पुलिस, है ना, बाय यू, बाय हिम, बाय मी, ये किस में आते हैं? पैसे वॉइस में आता है ना, ये किसमें आता है? ये पैसे वॉइस में। अगर ये पैसे वॉइस में आता है तो तुम्हें पता चलना चाहिए बाद की जो वर्ब आएगी, बाद वाला जो हिस्सा भरेंगे वो पैसे में भरेंगे। किस में भरेंगे? यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी वो पैसे फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? पैसे फॉर्म में। मैंने कहा यार बात तो तुम सही करे हो, अगर बाय द पुलिस लिखा है। मैंने कहा हाँ यार बढ़िया बात है। अच्छा मैंने कहा यार चलो एक काम करो, एक्टिव वाले ऑप्शन हटा ही दो, जरा देखना, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ क्या? थर्ड फॉर्म। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म लिखी है तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। कैसे स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। कैसी वॉइस की स्ट्रक्चर है? ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है, समझे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब चेंज करते हैं तो वो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है पैसिव वॉइस में। ऐसा होता है कि नहीं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब चेंज करते हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में होता है, सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में होता है। कभी तुम बिल्कुल सीरियस ले लो कि अरे ऐसे कैसे कह दिया, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में। ठीक है, अब देखो ये हमारा कैसा हो गया, ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होगी, लेकिन एग्जामिनर भी चला के, मतलब मैं, समझे? अभी तो मैंने बताया ना क्वेश्चन, वॉज लेट, वॉज लेन, वॉज लेन, वॉज लेट, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है हर जगह, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है हर जगह, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। अगर तुम सोचो कि इससे काम चल जाएगा, नहीं, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, इस कॉन्सेप्ट से काम क्यों चलेगा? अरे इसी से चलेगा। आपको एक बात समझ में आ गई कि पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, तो आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए। पूछो क्या? अरे इधर आओ, नीचे बताता हूँ क्या। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या चीज देखते हैं? एक्टिव से पैसिव बनाते हो क्या देखते हैं? जैसे सब्जेक्ट है, फिर आपके पास वर्ब होती है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। ये जो वर्ब होती है इसको चेंज करते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, है ना। बी मतलब कोई सी बी की फॉर्म जो जरूरत है, जिस हिसाब से चल रहा है, इसको चेंज करते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं बाय, और इस सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये वाला सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ये वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। लास्ट में आ गया फुल स्टॉप, एक्टिव से क्या बन गया? पैसिव बन गया। अरे यही स्ट्रक्चर होती है ना जनरली, यही स्ट्रक्चर होती है भाई। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना ले, वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। मैंने कहा यार ये बात तो अच्छी है, एक्टिव से पैसिव के लिए हमने स्ट्रक्चर सीखी, लेकिन एक बात बताओ, पैसिव तो तब बनेगा ना जब ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस कब बनेगा? सोच के देखो, पैसिव वॉइस कब बनेगा? किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कब बना सकते हैं? जब आपके पास क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट होगा तभी तो वो ऑब्जेक्ट जाके क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट किसे बनाओगे? मान लिया मैंने एक सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके अलावा दुनिया भर के शब्द हैं इसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है फिर उसके साथ वर्ब, मैंने कहा इसका पैसिव बना दो, आपको बना देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो सब्जेक्ट बनाओ, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यहाँ से मुझे बात समझ में आई, जिस सेंटेंस में वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, है कि नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। जिस सेंटेंस में वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और ऑब्जेक्ट किसके पास नहीं होता? बताओ जरा, ऑब्जेक्ट किसके पास नहीं होता? बताओ, ऑब्जेक्ट किसके पास नहीं होता? इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैंने कहा किसके पास होता है? बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब के पास होता है कि नहीं? ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बात बताओ, अगर इंट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं कह सकता हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता होगा। सोच के देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते, है ना। जैसे मैं कहता हूँ आई गो टू मार्केट, पैसिव बना के दिखाओ, नहीं बनेगा। समझ रहे हो? नहीं, कुछ दाया बाया उल्टा सीधा बना दो बिना नियम के तो बात, और आई गो टू मार्केट पैसिव बना दो, नहीं बनेगा भाई। आई गो टू मार्केट का पैसिव बनेगा ही नहीं, क्योंकि टू प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है मार्केट, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, गो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब,
गो कैसी वर्ब होती है? गो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, और गो अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो कुछ नहीं हो सकता, सेंटेंस का पैसे नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। क्यों? इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होते, और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट बनाओगे कहाँ से? और सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ी है बिना सब्जेक्ट के काम चल जाएगा, नहीं भाई सब्जेक्ट चाहिए। और मैंने कहा ट्रांजिटिव के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है भाई, मैंने कहा अगर अपना ऑब्जेक्ट होता है तो सर इसमें तो बड़ी अच्छी बात है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, बहुत बढ़िया। अगर इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, अगर इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, इसका नहीं बन सकता, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कर लूँ कि वाज वर्ड के साथ ही थर्ड फॉर्म लिखिए, ये थर्ड फॉर्म लिखिए, ये थर्ड फॉर्म लिखिए, ये थर्ड फॉर्म लिखिए, तो मैं वो देखूँ, वो वर्ब देखूँ जो इंट्रांजिटिव वगैरह, देखना इंट्रांजिटिव कौन सी होती है। बोले सर ये लेन है ना, लेन वाज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लिखी होगी, लेन कैसी वर्ब है? सोच बताओ, लेन इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इंट्रांजिटिव देखो लाई की थर्ड फॉर्म है, लाई कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव है। तो ये जो लेन लिखा है मैंने यहाँ पे, ये लेन कैसी वर्ब है? ये लेन इंट्रांजिटिव है। और अगर इंट्रांजिटिव है तो मुझे बताओ क्या पैसिव फॉर्म में लिखी जा सकती है? तुम्हें पता है बाय द पुलिस लिखा है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। सब कुछ देखने के बाद तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस है, और पैसिव तो इंट्रांजिटिव का बनता ही नहीं है। इसका मतलब एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो लेन आया है ये गलत है, और ये वाला जो लेन आया है ये भी गलत है? क्योंकि वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लिख रखी है, पैसिव स्ट्रक्चर लिख रखी है, लेकिन इंट्रांजिटिव का पैसिव बनता नहीं है। इसका मतलब बी गलत, सी गलत। समझे? क्या सोच रहे हो? इंग्लिश चल रहा है, मैथ्स चल रहा है? भाई यही तो लॉजिक है, समझे? अंडरस्टैंडिंग इसे ही कहते हैं, समझे? एक सेकंड में तुम इतनी बातें सोच लो कि बाय द पुलिस लिखा है, पैसिव वॉइस है, पैसिव है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब होगी, पैसिव होगी तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो नहीं सकती, क्योंकि इंट्रांजिटिव का पैसिव बनता नहीं है। ये बेसिक्स ही तो है, समझे? सब चीजों को मगअप करना तुम्हें आना चाहिए, कुछ है थोड़ी। बचा दो, वॉज लेड। अब देखो दोनों में सेम है, वॉज लेड और वॉज लेड, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। वॉज लेड दोनों में है, तो इसका मतलब यहाँ से तो पता चलेगा नहीं, इसका मतलब मुझे बाद वाले का आंसर तो पता चल गया, बाद वाले में आंसर आएगा वॉज लेड, है ना? मुझे पहले वाले वाला चलना है, तो पहले वाले का पता करना है। पहले वाले में लिखा है, एक में ले लिखा है, एक में लेड लिखा है, एक में ले लिखा है, एक में लेड लिखा है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो एक तो ले है और एक लेड है, हो सकता है ये वाला ले हो सकता है ये वाला ले हो सकता है ये वाला लेड हो, लेड तो फिर कोई सा भी हो बाकी तो। अब देखो ध्यान से सुनना, ही इन द ट्रैप विच वॉज लेड बाय द पुलिस। एक बात सोच के बताओ, विच वॉज लेड बाय द पुलिस मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में है, सेंटेंस पास्ट में है? सेंटेंस पास्ट में, सेंटेंस किसमें है? सेंटेंस पास्ट में। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। सोच के बताओ, यहाँ से दिख गया ना तुम्हें, वॉज लेट मतलब सेंटेंस पास्ट में है, तो प्रोबेबिलिटी है कि सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। अच्छा वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन बोले सर ट्रांजिटिव लगाओ, इंट्रांजिटिव। अरे मैंने कहा देख लो, इससे पूछ लो, इन क्या है? प्रपोजिशन। द ट्रैप उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो सही, लेकिन है किसका? प्रपोजिशन का। है किसका? प्रपोजिशन का। अगर ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का है, इसका मतलब यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी? इंट्रांजिटिव आएगी, क्योंकि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है नहीं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब में सेकंड फॉर्म कौन होती है? देखना, इंट्रांजिटिव वर्ब में सेकंड फॉर्म कौन होती है? ले होती है। आ जाओ जरा, क्या आ गया? ले आ गया, समझे? ही ले इन द ट्रैप विच वाज लेड बाय द पुलिस। ही ले इन द ट्रैप, वो किस में फंस गया? वो ट्रैप में फंस गया, है ना? विच वाज लेड बाय द पुलिस, जो बेसिकली किसने किसने बिछाया था, किसके द्वारा बिछाया गया था? वो पुलिस के द्वारा बिछाया गया था, उस ट्रैप में वो फंस गया। ठीक है नहीं? तो लेड का यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है, ले का मतलब पढ़ने से, वह ट्रैप में पड़ गया, ये ट्रैप में फंस गया। जो किसने बिछाया था? किसने बिछाया था? पुलिस ने बिछाया था। कॉन्टेक्स्ट दोनों का लगभग ऐसा है। ठीक है, मुझे लगता है बात समझ में आएगी। बड़ा बड़ा बिल्कुल ऐसे धीरे 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 समझाया मैंने। नंबर 5 देखो, द कोट विद वेलवेट ग्रास, द कोट विद वेलवेट ग्रास। अब एक बात बताओ, ये जो लेन शब्द लिखा है, लेन, लेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अभी ये बताया, देखो ये वाला पॉइंट पढ़ लो, आईएनजी फॉर्म थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आई हो, कभी भी अकेले यूज नहीं होती। मतलब लेन तो आने से गया, है ना? लेन तो आने से गया। देखो ना, लेन अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, लेन केवल एक जगह आ रहा है थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म तो ले होती है ना। बोले सर लेट भी तो आ रहा है, लेट दोनों में आ रहा है, सेकंड भी थर्ड भी। तो लेट जो है या तो सेकंड फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा। अब तुम समझदार हो कि थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अकेले रखी है वर्ब, और थर्ड फॉर्म कभी अकेली आती नहीं, मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी? बोले सर सेकंड हो सकती है, तो लेट सेकंड फॉर्म में, बढ़िया साहब। द कोट विद वेलवेट ग्रास, है ना? अब देखो कोर्ट में, है ना, बिछाया हुआ है, पड़ा हुआ है क्या? विद वेलवेट ग्रास आप ये कह रहे हो, है ना? अब देखो ध्यान से सुनो, लेट सेकंड फॉर्म है और वॉज लेट क्या है? ये आ गया लेट, ये ट्रांजिटिव का है। ये किसका है? ये ट्रांजिटिव का है। अब देखो, अगर वेलवेट ग्रास बिछाई गई है तो कोर्ट ने बिछाई है ना? द कोर्ट लेड, कोर्ट ने बिछाई है तो कोर्ट में बिछाई गई है किसी के द्वारा, बाय राम बाय सीता, किसी ने बिछाई होगी, है ना? वेलवेट ग्रास अगर कोर्ट में पड़ी है तो किसी ने बिछाई होगी ना, तो उसका मतलब सेंटेंस एक्टिव नहीं, क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। और पैसिव बनने के लिए वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो इसका मतलब आंसर बनेगा क्या? द कोर्ट वॉज लेड विद वेलवेट ग्रास। समझ गए? अब ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस और देता हूँ।
दे दूं? दे देता हूँ। जरा देख के बताना। देयर इज लेइंग, या फिर लाइंग अ गन ऑन द टेबल। छोटा नंबर, लास्ट सेंटेंस है इस टॉपिक का। देयर इज लाइंग अ गन ऑन द टेबल। मैंने कहा टेबल पे एक बंदूक पड़ी है भाई। टेबल पे क्या पड़ी है? एक बंदूक पड़ी है। आपने कहा, बोले सर ये कैसी बात कर दी आपने? मैंने कहा क्या? बोले सर इज एम आर। मैंने कहा हाँ। बोले सर वर्ब की एनजी फॉर्म। मैंने कहा हाँ। बोले वर्ब के बाद क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट। मैंने कहा हाँ। बोले सर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है? मैंने कहा हाँ ऑब्जेक्ट लिखा होता है। बोले सर वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो फिर एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है। बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो ट्रांजिटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? देखो जरा, लेइंग होती है। ट्रांजिटिव की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? लेइंग होती है। तो आप क्या कहोगे? बोले सर देयर इज लेइंग अ गन ऑन द टेबल। जैसे ही तुमने लेइंग लगाया, हादसा हो गया। एक सही 1/4 चला गया। समझे? एक सही 1/4 चला गया। अब हो गया ना नुकसान। ध्यान से देखो, तुम्हें क्या सिखाया बचपन से? पिछले कई सौ सालों से क्या बताता आ रहा हूँ? पिछले कई सौ सालों से एक बात बताता आ रहा हूँ, क्या? कि भाई कहीं देयर दिया हो तो दादा उसे सब्जेक्ट नहीं माना जाता। क्योंकि देयर क्या करना है? सेंटेंस की स्ट्रक्चर पूरी करवाने आया बेचारा। समझे? नहीं, इसका कोई काम नहीं है। देयर वाली सिचुएशन में सब्जेक्ट बाद में लिखा होता है। मतलब आगन क्या है? सब्जेक्ट है। गन की वजह से ही क्या आया है? इज आया है। ऑन क्या है? प्रपोजिशन। द टेबल उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रपोजिशन का है। क्या वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है? यहाँ जो भी वर्ब है, क्या इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है? सोच के देखो। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है नहीं। इसका मतलब वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है लाइंग। क्या होती है? लाइंग, लेइंग नहीं। अब तो हिंदी से देख लो इसको। देयर इज लाइंग अ गन ऑन द टेबल। बंदूक पड़ी है। पड़े होने का मतलब किससे होता है? लाइन से होता है। पड़े होने का मतलब किससे होता है? लाइन से होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब थी। मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से बिल्कुल टेक्निकल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और आपको समझ में भी आई होगी मुझे लगता है। बहुत बेहतर तरीका है। बाकी मीनिंग से भी कर सकते हो, लेकिन कई बार धोखा मिल सकता है मीनिंग से। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव धोखा नहीं देगी, ये बात पक्की है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, जरा दो बातें और बता देते हैं कैसी बात करी आपने। ये लो, दो क्वेश्चन ये पूछे, बड़े पूछे जाते हैं। क्या? राइस, रोज, राइजन, या फिर राइजिंग। फोर्थ फॉर्म भी लिख लो चाहो तो। फोर्थ की ऐसे तो क्लियर होती है, फोर्थ में कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं। ठीक है, ऐसे एक होता है रेज, रेस्ड और रेज्ड, और एक हो जाएगा रेजिंग। देखो अब तुम खुद समझ जाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। राइज का मतलब होता है उगना, समझ रहे हो? या फिर उठना, या फिर बढ़ना। ये सब किसके मीनिंग है? ये सब राइज के मीनिंग है। उगना, उठना, बढ़ना। अच्छा, मैंने कहा राइजिंग, ये वाले रेज का मतलब किससे है? रेज वाला मतलब किससे है ना? तो रेज वाला मतलब किससे निकलेगा? रेज वाला मतलब निकलेगा उगना नहीं, उगाना। ठीक है, किसी चीज को उठाना, किसी चीज को बढ़ाना। समझ रहे हो? अब तुम एक बात बताओ, उठना मतलब किसी चीज को बढ़ाना, उगाना, उठाना, ये तो होगा। अब तुम खुद बताओ, कौन सा ट्रांजिटिव होगा, कौन सा इंट्रांजिटिव होगा? इतना तो सीख आए हो। कोई चीज का उगना, किसी चीज का उगाना। उगना खुद हो रहा है ना? खुद हो रहा है तो हैपनिंग है। खुद हो रहा तो क्या है? हैपनिंग है। राइज उगना, है ना? राइज मतलब किसी चीज का उगना। द सन राइज, सूरज उगता है। द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ उगता है? ईस्ट में उगता है, माना मैंने ऐसे कहा। तो राइज मतलब उगना। तुमने नहीं उगाया, खुद हुआ है काम। और अगर खुद हुआ है तो हैपनिंग है। और खुद हुआ है तो क्या है? हैपनिंग है। और अगर हैपनिंग है तो फिर सीधी सीधी बात है, कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। हैपनिंग है तो कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। जरा आगे देखो, रेज, है ना? रेज, ही रेज्ड द जेंटलमैन, या शी रेज्ड द जेंटलमैन, कि उसने एक जेंटलमैन को पाल पोस के बड़ा किया। रेज्ड, है ना? अब देखो, रेज्ड का मतलब उगने से नहीं, उगाने से है। तो खुद नहीं उगा, तुम्हारे द्वारा उगाया गया। किसान ने गेहूं उगाया मान लेते हैं, तो खुद नहीं उगा, किसान ने उगाया मेहनत करके। मतलब क्या है? हैपनिंग नहीं, क्या है? डूइंग है। और ऊपर वाली इंट्रांजिटिव है, तो सीधी सीधी बात है, फर्क दिखाने के लिए हम इसको क्या कहेंगे? हालांकि वो है भी, कभी तुम सोचो ऐसे कह दिया ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। डूइंग कैसी होगी? डूइंग होगी ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत बढ़िया साहब। अगर डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, हैपनिंग इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, तो फिर एक बात बताओ सीधी सीधी, कंफ्यूजन की बात ही क्या है? एग्जाम्पल देख लो। क्या देख लो? एग्जाम्पल देख लो। दो एग्जाम्पल दे देते हैं, चार एग्जाम्पल दे देते हैं, और बताओ। पहला एग्जाम्पल, द मैन। भरना तुम्हें है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे सामने ऑप्शन। ठीक है, ये बताता हूँ सेकंड फॉर्म आएंगे, ये बताता हूँ सेकंड फॉर्म आएंगे। ठीक है, हालांकि ये भी समझ सकते हो तुम।
द मैन लिख रहा हूँ, वो आदमी स्पेसिफिक है कोई, है ना। इसको लिखो। चार सेंटेंस से भर के देखो क्या आ सकता है। चार सेंटेंस है, भर के देखो क्या आ सकता है। चलो मैं बताता हूँ। तुम्हें अगर अटेम्प्ट करना है, पॉज कर लेना। फ्रॉम द सीट, फ्रॉम प्रोपोजिशन, द सीट उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है साहब। इसका मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म। भैया इंट्रांजिटिव ये रही, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? सॉरी, सेकंड फॉर्म क्या होगा? रोज। द मैन रोज फ्रॉम द सीट, आधी सीट से उठा। एंड हिज हैंड क्या है? हिज एडजेक्टिव होता है, हैंड उसका नाउन है। ये बन गया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसके साथ आ रहा है? वर्ब के साथ। मतलब कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म क्या है? रेज्ड है। क्या कहोगे? एंड रेज्ड हिज हैंड। उसने अपना मतलब एक आदमी सीट से उठा और उसने अपना हाथ उठाया। सीट से उठा, उठा मतलब उठना, रोज आया। हाथ उठाया, उठाया मतलब उठाना, उठाना आया तो रेज आया। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। हिंदी से लगा लो चाहे कॉन्सेप्ट से लगा लो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हर जगह काम आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, समझे नहीं। द सीएफसी गैसेज आर द ग्लोबल टेम्परेचर। द सीएफसी गैसेज, जो सीएफसी गैसेज हैं, वो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। अब तुम सोचो, खुद सीधी सी बात है, बढ़ा रही हैं तो भाई रेजिंग आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे कॉन्सेप्ट से समझा दो कैसे आएगा, भाई द आर्टिकल है और द ग्लोबल टेम्परेचर उसके साथ लिखा है। द आर्टिकल किसी नाउन के लिए आया होगा, नाउन है तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद लिखा है। जनरली वर्ब के बाद कौन सा केस आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो सीधी सी बात है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बताओ, इस एमआर के साथ दो फॉर्म आती है। इस एमआर के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म तब आती है जब पैसिव वॉइस होता है। क्या ये पैसिव वॉइस है? नहीं है। इसका मतलब इस एमआर के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। अगर आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए तो ट्रांजिटिव की आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है? बोले सर रेजिंग होती है। तो लिख दो फिर क्या दिक्कत? The CFC gases are raising the global temperature. ठीक है, ऐसे तो दे हैव लेवल ऑफ कंपटीशन। अच्छा लेवल है, दे हैव द लेवल ऑफ कंपटीशन। दे हैव द लेवल ऑफ कंपटीशन। अब देखो, हैज एफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट रखा है द लेवल, ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट रखा है द कंपटीशन। कुल मिला के ऑब्जेक्ट है वर्ब के पास, और वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो भैया ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म कौन होती है? रेज्ड होती है। दे हैव रेज्ड द लेवल ऑफ कंपटीशन। द फ्लैग वाज बाय द चीफ गेस्ट। अब भैया बाय द चीफ गेस्ट का मतलब है पैसिव बना है। क्या बना है? पैसिव बना है। पैसिव बना है तो एक बात तो पक्की है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। लेकिन अगर पैसिव बना है तो इंट्रांजिटिव का पैसिव थोड़ी बन सकता है। अभी बताया क्या ऊपर, इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते। पैसिव वॉइस केवल किसके बनते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं। और अगर केवल ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस बनते हैं तो ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म कौन होगी? रेजिंग होगी। क्या होगी? रेजिंग होगी। ठीक है। अरे ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। चार पांच सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। ठीक है। यहीं से रिलेटेड दो बातें और आती हैं। यहीं से रिलेटेड दो बातें और आती हैं। पूछो सर क्या? मैंने कहा देखो, एक आता है अराइज, एक आता है अराउज, है ना। अरे नहीं करा दूंगा, जरा कसर नहीं सुनूंगा। अराइज का मतलब होता है किसी चीज का प्रकट होना, किसी चीज का अचानक से किसी चीज का प्रकट होना। ठीक है। अराउज होता है उकसाना। ठीक है, उकसाना, भड़काना। ठीक है बस, ये आ गया अराइज, ये आ गया अराउज। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अराइज होगा प्रकट होना किसी चीज का, अराउज हो गया उकसाना। खुद बताओ सोच के, अराइज कैसी वर्ब होगी? प्रकट होना है किसी चीज का तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, मतलब हैपनिंग है, डूइंग। सो खुद बताओ, कोई चीज तुम्हारे सामने अचानक से आ गई, तुमने कुछ करा है? खुद से हुआ ये तुमने कर दिया? कोई चीज तुम्हारी आंखों के सामने अचानक से आ गई, तुमने कुछ करा? तुमने एक्शन नहीं करा, उससे खुद से हुआ। खुद से हुआ है तो ये हैपनिंग है। कैसी वर्ब है? हैपनिंग वर्ब है। अब तुम कहोगे सर
अब मैं जनरली बता रहा हूँ, तुम्हें अब जाके थोड़ा बहुत अगर लग रहा हो इंपॉर्टेंस समझ में आ रही हो कि हैपनिंग डूइंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वर्ब हैपनिंग है तो मैं बता चुका हूँ 100% कैसी होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। मैंने कहा लेकिन किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, तुमने एक्शन करा है उकसाने का, भड़काने का, मतलब डूइंग है ना। और डूइंग है तो फिलहाल यहाँ कैसे कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है साहब, अगर बात समझ में आ गई ट्रांजिटिव होगी तो 4 सेंटेंस दे देता हूँ। ठीक है, 4 सेंटेंस दे देता हूँ, मुझे भर के बता देना। देखो जरा। हम्म, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम। हालांकि मैंने भावनाओं भावनाओं में लिख दिया, मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं लिखता चला गया, तुमने देख लिया होगा। ये तो धोखा हो गया है मेरे साथ, नकल हो गई है पेपर में, आउट हो गया है पेपर। हम्म, देखो, अनदर प्रॉब्लम वुड सून आफ्टर। तो एक और प्रॉब्लम बोले इसके अलावा, जो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी लेकिन उसके बाद अगली प्रॉब्लम सून आफ्टर, मतलब पिछली प्रॉब्लम के तुरंत बाद आई गई। आप ये कहना चाह रहे हो, तो प्रॉब्लम उकसाई, प्रॉब्लम भड़काई, प्रॉब्लम प्रकट हो गई, प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम आ गई मतलब आ जाने के लिए किसका यूज करते हो, अराइज का। वुड जो है मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप लिखेंगे अराइज। ठीक है। सच इंसिडेंट्स कैन द पब्लिक सेंटिमेंट, ऐसे इंसिडेंट जो है पब्लिक सेंटिमेंट्स को, पब्लिक की लोगों की भावनाओं को क्या कर सकते हैं, उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं। तो किसी चीज को उकसाना, भड़काना, उसके लिए अराउज वर्ड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, अराउज का। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा, आपको बताया था ना मैंने कि भाई अराइज जो है इंट्रांजिटिव है ना। देखो, सून आफ्टर जो है ये टाइम को दिखा रहा है, तो ये एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। यहाँ पर जो वर्ब रखी है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। एक सेकंड रुकना बच्चे, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो कोई था यार। नेक्स्ट देखो, सच इंसिडेंट्स कैन द पब्लिक सेंटिमेंट, ये जो इंसिडेंट्स हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स को क्या कर सकते हैं। अब देखो कैन है, मॉडल के साथ और की फर्स्ट होंगी, बात तो ठीक है। आप आपका उकसाना भड़काना भी समझ में आ गया तो अराउज आएगा। लेकिन अराउज को प्रूफ कैसे करोगे, मैंने कहा देखो द पब्लिक सेंटिमेंट उसका ऑब्जेक्ट है। अरे आर्टिकल दा लिखा है मतलब नाउन ही होगा, सेंटिमेंट है ना। ये नाउन है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा कुछ ना कुछ। लेकिन वर्ब के बाद रखा है तो ऑब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। इसके लिए किसका यूज करा गया, अराउज का यूज करा गया। कुल मिला